हेलो, प्रणाम मित्रों। आज एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी जो नेपाल में हुआ सब हमने देखा, तो उसको जैन जी के नाम से जाना जाता है। वो जो युवा साथी जो थे, उन्होंने जो तख्ता पलट किया, एक भ्रष्ट सरकार को हटा दिया। बहुत प्रशंसनीय कदम है। और हमारे यहाँ भी एक ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ था केजरीवाल एंड कंपनी का, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उसमें जो गलत हुआ वो भी मैं बताऊंगा। जैन जी का मतलब है एक ऐसी जनरेशन जिसका जनरेशन गैप हो गया है हम लोगों से। वो नई जनरेशन है जो इंटरनेट को यूज़ करती है और एक सोशल मीडिया को यूज़ करती है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सब को यूज़ करती है। और ख़ास करके उसका जो योगदान है वो इस बात में है कि वो उसका सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन सब हाई टेक्निक्स का जो हाईटेक युग मिला है उन लोगों को, सौभाग्य उनका मिला है, उसका एक सबसे बड़ा सदुपयोग किया है। मैं उसको सदुपयोग कहूँगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अब क्या हो रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है हमारे देश में, कि ये जो अपोजिशन की परिवारवादी पार्टियां हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है इस देश को कैसे लूटें, इस देश से प्यार करने का मकसद नहीं है उनका। हाउ टू चीट, डर्टी पॉलिटिक्स करनी पड़े इनको या कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे हमको कुर्सी मिले हमारे परिवार को। मैं, फिर मेरा बेटा, फिर मेरी बेटी, फिर मेरी बीवी, बच्चे, और वो एक लंबी परंपरा है परिवारों की। ये सारे के सारे जो आज एक्टिव हैं इंडी गठबंधन में, इनको अभी एक खुजली चल रही है कि ऐसा हुआ है वहाँ पे नेपाल में, तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। नेपाल के बैकग्राउंड को नहीं देख रहे कि वहाँ का युवा जो क्रांति के ऊपर उतरा है, वो इसलिए उतरा है कि उसके साथ बहुत शोषण हो रहा था, बहुत उसका दोहन हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था, वहाँ भ्रष्टाचार फैल रहा है और विसंगति है पूरा। हर 2 साल में प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रही हैं। उससे वो जनरेशन जी परेशान हो गया, और स्वाभाविक है परेशान होना। परेशान तो पूरा, क्या मेरे उम्र के लोग परेशान नहीं थे क्या? थे, हैं अभी भी, लेकिन वो रिवॉल्ट नहीं कर सकते, रिवोल्यूशन नहीं कर सकते। उनकी एक अपनी एक ज़िंदगी होती है कि लास्ट एपिसोड में, ज़िंदगी के लास्ट एपिसोड में, वृद्धावस्था में शांति से जीना चाहता है। कोई आदमी नहीं करेगा। अब क्या हुआ है वहाँ पे कि वो चिंगारी भड़क गई। उसकी बहुत सारी घटनाएं हैं, आपने देखा टीवी के ऊपर। अब वो भड़क गई तो 24 घंटे में ओली को वहाँ से भागना पड़ा, और कार्की को ले आए। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन ओली ने गलती क्या करी कि वो फायरिंग करवाना, वो सब उसको दबाना, वो एक
नापाक कोशिश करते हैं, हर एक सत्ताधीश करता है, वो नहीं करना चाहिए था। ओली को कुछ दिखाई नहीं दिया कि मेरी जनरेशन, युवा जनरेशन कैसी है, वो गोली से दबने वाली नहीं है। वो आर पार के मूड में थे, तो इन मूर्खों को वही अक्ल नहीं है। इन लोगों में हमारे देश की समाजवादी पार्टियां, ये परिवारवादी पार्टियां भी साथ में आती हैं। अब ये सपने देख रहे हैं, और इंडी का दुर्भाग्य एक ऐसे आदमी को अपोजिशन लीडर बना दिया जिसका राजनीति में कोई रुचि ही नहीं है। उसकी जो राजनीति है, आप टोटल राजनीति को एनालिसिस करेंगे तो उसकी राजनीति है टूरिज्म पॉलिटिक्स। वो उसका टूरिज्म का मजा लेता है। वो राजनीति में वो आदमी इतना इतना सीरियस नहीं है। राजनीति सिर्फ वो इसलिए करता है कि मुझे ये मेरी सुरक्षा मिलती रहे और मुझे एक बंगला मिल रहा है अच्छा लोटियंस में। और आश्चर्य की बात देखो, और हमारी सरकार भी मूर्खों की सरकार है। मैं मोदी के और बीजेपी की तरफ इंगित नहीं कर रहा हूँ, वो परंपरा पुरानी है, उनको मूर्ख बोल रहा हूँ जो ऐसी परंपराएं डाल गए, ऐसे कानून कायदे कानून बना गए। मोदी को और बीजेपी को टारगेट करना मेरा 1% भी लक्ष्य नहीं है। कमियां हैं, उनका एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि बीजेपी में क्या कमियां हैं, संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी मैं बताऊंगा, और मोदी से क्या चूक हो रही है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे देश में मैं इतनी राष्ट्रवादी पार्टी को निंदा करके और ये परिवारवादी भ्रष्ट पार्टियों का मैं फेवर 1% भी नहीं करना चाहता। चाहे मेरी पार्टी कितनी ही बुरी हो या कितनी ही कमियां हो, बुरी तो नहीं है, कमियां तो रह जाती हैं, लेकिन मैं उसका किसी कीमत पे अभी विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि हम उस दाल में से कंकड़ निकालेंगे ना। हम उसमें क्या कमियां हैं वो दूर करवाने की कोशिश करेंगे, उनको बहुत नम्र निवेदन करेंगे कि ये कमियां हैं निकाल लीजिए, नहीं तो यू विल हैव टू सफ़र, भुगतोगे। उसमें मैं क्या करूं और दूसरे क्या करेंगे। लेकिन अभी ये हमारी विरोधी पार्टी क्या चाहती है कि जैसा नेपाल में हुआ है ऐसा ही हमारे यहाँ भी हो सकता है। अरे हो तो पता नहीं क्या क्या सकता है, लेकिन वो देखो कि वहाँ उसके कारण क्या थे। उसका कारण ये था कि वहाँ भ्रष्टाचार था और वहाँ पे बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, और बरसों से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसका कोई उपाय नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ अगर विरोध होगा तो इन भ्रष्ट पार्टियों का होगा, और ये चाहते हैं कि मोदी का विरोध हो और मोदी को हटा के हम कुछ, अरे इम्पॉसिबल। तुम ये सपना देख रहे हो ना, तो मात खानी पड़ेगी और सफाया हो जाएगा। ये ऐसे सपने मत देखो, नहीं तो तुम्हारी ये जो विपक्ष है ना, जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, वो बंद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा उसका। मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो। मुझे तुम्हारा कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। भविष्य तुम्हारा अंधकार में चला गया, और कोई एक्टिव लोग आ गए 2-4 भी, तो वो सबसे पहला वो काम करेंगे कि तुम्हारा ये सोनिया गांधी के नाम 40,000 करोड़ रुपया, लालू के नाम 8,000 करोड़ रुपया, मायावती के नाम 4,000 करोड़ रुपया, अखिलेश के नाम 6,000 करोड़ रुपया। बाप रे बाप, क्या करेंगे इनका? क्या ये इस देश के अंदर धर्मशाला से भी गया बीता देश बना रखा है? आज की बात नहीं है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ।
मेरा टारगेट बीजेपी नहीं है, मेरा टारगेट वो भ्रष्ट कांग्रेस और भ्रष्ट विपक्षी पार्टियां हैं। तो क्या हाल मचा रखा है, क्या इनके अंदर नूरा कुश्ती चल रही है कि आप हमारे भ्रष्टाचार को मत देखिए, हम आपको उसका सबसे सबसे जो गहरा उदाहरण है वो राजस्थान की पॉलिटिक्स का है। हमारे यहाँ अशोक गहलोत क्या चाहता है कि वसुंधरा मेरी करप्शन को देखे नहीं, आंख बंद कर ले, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, और मैं वसुंधरा के करप्शन को देखूंगा नहीं, पूछूंगा नहीं, नो इंक्वायरी, नथिंग, ठीक है, सब चल रहा है। और 5 साल पहले जो सचिन पायलट ने कोशिश की थी इसको ठीक करने की, उसमें अगर वसुंधरा साथ नहीं देती तो ठीक हो जाता, चांसेस थे। वसुंधरा से भी पीछा छूटता और अशोक गहलोत से भी पीछा छूटता। अब ये दोनों इन पार्टियों के ऊपर काले नाग की तरह इनकी पार्टियों की छाती के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। और आश्चर्य की बात है, अशोक गहलोत को कोई तोड़ नहीं है, कांग्रेस के पास तो तोड़ है, लेकिन सचिन पायलट सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल मेरे लिहाज से। मैं पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरा कोई सचिन पायलट से लेना देना नहीं, किसी कांग्रेसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। सचिन पायलट सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि वो एक ऐसी नाव में बैठ गया जिसमें छेद ही छेद हैं, नो चांस। मुझे कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस का। कांग्रेस आए दिन गिरेगी, उठेगी नहीं। तो उस डूबते हुए जहाज़ में चूहा भी रहता नहीं, और ये अपने आप को पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं, जो इनको इतनी अकल नहीं है कि ये डूबता हुआ जहाज़, चूहे से तो ज़्यादा अकल होनी चाहिए ना, चूहा भी निकल के भाग जाता है डूबते हुए जहाज़ से। भले ही वो समुद्र में गिरेगा, अपनी मौत मरेगा, लेकिन डूबते हुए जहाज़ में नहीं मरता। बचाने की एक कोशिश करेगा। तो जैन जी के ऊपर मैं बोलने वाला था, वो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैंने बोला। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भ्रष्ट पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भारत की, मेरे देश की, इनके मुंह में लड्डू फूट रहा है, मुंह में पानी आ रहा है कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। अरे मुंगेरी लाल के सपने, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे ऐसा, क्योंकि जैन जी, हमारा जैन जी भी वैसा ही है ना जैसा नेपाल का था। ये तुम्हारी पौवा पीने के चक्कर में नहीं है। वो ज़माना गया जब तुम एक एक पौवा पिला पिला के वोट लेते थे और अपना खड़ा कर लेते थे बहुमत, वो ज़माना गया। ये जैन जी का जो युवा है वो पौवा या धा इस चक्कर में नहीं है, इस चक्कर में बहकावे में आने वाला नहीं है। पौवा पिलाओगे तो पी जाएगा, लेकिन तुम्हारा फेवर नहीं करेगा। फेवर तो अपने दिमाग से करेगा, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, समझ है, उसके अंदर जो हाईटेक नॉलेज है उसको वो यूज़ करता है, उसको उसका सदुपयोग करता है। तो ये तो भूल जाओ, जितना जल्दी भूल जाओ उतना तुम्हारे फ़ायदे में होगा। मैं तुम्हारा एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं तो इतना ही बता रहा हूँ कि अगर तुम नहीं संभले तो गए काम से, तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट नहीं है। जैन जी, ये सपना मत देखो, देखोगे तो भुगतोगे, बता देता हूँ, मुझे साफ साफ दिखाई देता है। तो जैन जी के बारे में तो इतना ही, 2 ही बातें बताने की थी। तो है क्या, इसलिए वहाँ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बहुत उसकी प्रशंसा करता हूँ कि गलत के खिलाफ ऐसा विद्रोह, गलत के खिलाफ मेरे देश में हो तो उसका स्वागत करूंगा मैं। गलत के खिलाफ तो विद्रोह होना चाहिए।
जिसने भी क्रांति का अगुवा हुए हैं, उन सब का मतैक्य है एक बात के ऊपर कि अन्याय को गहराई से महसूस करो। अपनी आत्मा तक अन्याय का विरोध हो रहा है, उसको गहराई से महसूस करो। अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, ऊंच नीच, किसी भी तरह के, आर्थिक हो या सामाजिक ऊंच नीच, किसी भी तरह, ये सब बर्दाश्त के बाहर है। वो जमाना गया जब होता था, अब नहीं होगा। वीडियो लंबा होता है तो फिर दिक्कत होती है। अगले वीडियो में मैं और एक टॉपिक लाने वाला हूँ इंटरेस्टिंग। आप सुनते रहिए। ओके, सी यू, बाय।